हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की दूसरी किताब भारत लोग और अर्थव्यवस्था चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 9वां है। यहां पर हम लोग भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो आज के अध्याय की स्टार्टिंग नियोजन से होती है और नियोजन को जो है अंग्रेजी में प्लानिंग कहा जाता है। आप लोगों ने बचपन से ये शब्द सुना होगा कि किसी काम को करने से पहले हमें प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। अगर हम किसी काम को करने से पहले प्लानिंग नहीं करते हैं तो वो काम हम सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। जब आपने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का सोचा होगा उस समय भी आपने प्लानिंग की होगी। सबसे पहले आपने यूपीएससी की साइट पर गए होंगे, आपने जो सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न है वो देखा होगा, परीक्षा कितने चरणों में होती है, प्री मेंस इंटरव्यू वो देखा होगा चरण, फिर उसका सिलेबस निकाला होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने रिसोर्सेज जुटाए होंगे, कौन कौन सी किताबें पढ़नी होंगी, प्रीलिम्स के लिए कितना पढ़ना है, मेंस के लिए हमें कैसे पढ़ना है, मेंस के लिए कैसे आंसर राइटिंग करनी है, इंटरव्यू के लिए हमें क्या क्या करना है, वो सब आपने देखा होगा। तो आपने पूरी एक रूपरेखा तैयार की होगी और उस रूपरेखा के अकॉर्डिंग जो यूपीएससी के चरण हैं उन चरणों को अचीव करने के लिए, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए, मेंस को क्वालिफाई करने के लिए आपने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की होंगी। फॉर एग्जांपल आपने प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लगाई होगी, मेंस के लिए आंसर राइटिंग की होगी, इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू दिए होंगे। तो ये सारी गतिविधियां आपने करी होंगी ताकि आप जो है यूपीएससी को अचीव कर सकें, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को आप अचीव कर सकें। तो नियोजन में जो है सोच विचार की प्रक्रिया, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना और उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन इसमें शामिल होता है। हम यहाँ पर अध्याय में जो है आर्थिक नियोजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर्थिक नियोजन के सेंस में चीजों को बताया गया है। सामान्यतः जो नियोजन है इसके दो उपगमन होते हैं, दो अप्रोचेस होती हैं। एक तो इसमें है खंडीय नियोजन जिसको सेक्टोरल प्लानिंग कहा जाता है और दूसरा है प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था के किसी एक खंड पर या किसी एक सेक्टर पर फोकस करना, जैसे कि एग्रीकल्चर है, सिंचाई है, विनिर्माण है, ऊर्जा, निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब सामाजिक अवसंरचना के पार्ट हैं। सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और उनको लागू करना, ये खंडीय नियोजन में आ जाता है। इसके बाद है प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर एक उदाहरण देंगे। अगर आप लोग पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और या फिर कुछ ऐसे प्रदेश उठाकर देखें जहाँ पर हरित क्रांति का लाभ नहीं मिला है, जैसे कि हम बात करें उड़ीसा की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, तो आप लोग जानते हैं कि हरित क्रांति सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी वाले रीजन में लागू करी गई थी। तो आप लोग इसका प्रभाव आज भी देखते हैं। पंजाब, हरियाणा के जो किसान हैं वो देश के किसी अन्य भाग के किसान की तुलना में ज़्यादा समृद्ध हैं। अगर आप इनकी तुलना महाराष्ट्र के सूखा प्रवण इलाकों के किसानों से करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो महाराष्ट्र के किसान हैं यहाँ की तुलना में, पंजाब, हरियाणा की तुलना में वो दयनीय स्थिति में है। तो प्रादेशिक नियोजन में यही होता है, यहाँ पर हम किसी प्रदेश पर फोकस करते हैं और वहाँ प्रदेश की जो समग्र समस्याएं हैं, चाहे किसानों की समस्याएं हों, वहाँ के शिक्षित बेरोजगारों की समस्याएं हों, महिलाओं की समस्याएं, उन पर फोकस करते हैं ताकि वहाँ की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाया जा सके, वहाँ पर विकास की दर को बढ़ाया जा सके। तो ये प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर नियोजक एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य अपनाएं और विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाएं, ये प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। अब देखिए खंडीय और प्रादेशिक नियोजन के बाद आ जाता है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों के अंदर जो जो जिले हैं उन जिलों में ऐसे भी सभी जिलों में समानता नहीं है। कुछ जिले ऐसे हैं जो कि विकास की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं और उन जिलों के भीतर भी कुछ गांव या क्षेत्र ऐसे हैं जो आज भी विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में भी कुछ कुछ जिले या कुछ कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी आधारभूत अवसंरचना नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी नहीं पहुंच पाई है। तो सरकार क्या करती है, कुछ ऐसे क्षेत्रों पर फोकस करके जब कोई योजना बनाती है तो उसे लक्ष्य क्षेत्र नियोजन कहा जाता है। जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में नियोजन प्रक्रम को विशेष ध्यान देना चाहिए। एक क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होता है। देखिए किसी क्षेत्र का जो आर्थिक विकास है डिपेंड करता है उसमें कौन कौन से संसाधन मौजूद हैं। कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि संसाधन संपन्न होने के बावजूद भी कुछ क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जापान की तुलना अफ्रीका से करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जापान के पास खनिज संसाधन नहीं है, लेकिन अफ्रीकी देशों के पास खनिज संसाधन भर भर के हैं। फिर भी अफ्रीकी देश अपना विकास नहीं कर पाए हैं, जबकि जापान ने बिना संसाधन होते हुए भी अपना विकास कर लिया। उसका रीजन था कि जापान ने अच्छा खासा नियोजन किया, जबकि अफ्रीका देशों में नियोजन नहीं हो पाया। आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीक और निवेश की आवश्यकता पड़ती है।
आर्थिक विकास के लिए जरूरी क्या है? सबसे पहले हमारे पास तकनीक होनी चाहिए और निवेश होना चाहिए। निवेश के अर्थ में यहाँ पर जैसे कि जो मानव संसाधन है, हमने अगर अपने वहाँ के नागरिकों पर निवेश किया है, उनकी शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, या फिर उनके उच्च कौशल को लेकर निवेश किया है, हमने बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया है, तो हम अपने यहाँ के जो संसाधन है उनका इस्तेमाल करके अपने आप को और विकसित बना पाएंगे, अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। जैसे कि जापान ने किया। जापान के पास भले खनिज संसाधन ना हो, जापान ने अपने यहाँ के लोगों को, अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी, अच्छी शिक्षा प्रदान की, उच्च शिक्षा प्रदान की, साथ ही साथ उत्तम किस्म का कौशल सिखाया, तो वहाँ के नागरिक जो हैं अच्छे लेवल के एक मानव संसाधन बन पाए और वो आज वो तकनीक विकसित कर पाए हैं जो कि दुनिया के अन्य देशों में नहीं आ पाती है। उससे पहले वो लोग इन्वेंशन कर देते हैं, जबकि अफ्रीकी देशों में स्टार्टिंग से ही गरीबी और भुखमरी का माहौल रहा, तो ये लोग अपने यहाँ पर निवेश नहीं कर पाए, न तकनीक अपना पाए। यही कारण था कि अफ्रीका के देशों में संसाधन होते हुए भी ये उसका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाए। भारत के संदर्भ में यह बताया गया कि भारत में भी आपको क्षेत्रीय विषमताएं देखने को मिलती हैं। तो भारत में आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ अभी तो वर्तमान में नीति आयोग है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना है। उससे पहले योजना आयोग का काम था कि भारत में जो जो क्षेत्र हैं, जिन जिन क्षेत्रों में जो जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए योजना आयोग प्लानिंग बनाता था। योजना आयोग योजना तैयार करता था कि कौन से सेक्टर में, कौन से क्षेत्र में हमें किस तरह सुधार करना है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू में रखने के क्रम में योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह योजना उपागमों को प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, लक्ष्य क्षेत्र का मतलब है किसी एक क्षेत्र पर फोकस करना। जैसे कि अगर हम बात करें, भारत में कुछ ऐसे इलाके हैं, सूखा प्रवण इलाके हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अक्सर बाढ़ आती है, कुछ इलाके पहाड़ी इलाकों में ऐसे जहाँ पे अक्सर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र हैं। तो ऐसे क्षेत्रों की ओर हम फोकस करना है तो इन्हें लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम कहा जाता है। लक्ष्य क्षेत्रों की ओर इंगित कार्यक्रमों के कुछ कार्यक्रम उदाहरणों में कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम इसमें शामिल हैं। लक्ष्य समूह का मतलब क्या है कि हमने टारगेटेड किसी समूह को उठाया, जैसे कि हमने लघु या सीमांत किसानों को उठा लिया जिनके पास अक्सर फंडिंग की कमी रहती है, अक्सर वो कर्ज के कुछ चक्र में फंसते जाते हैं। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि कर्ज निकाल नहीं पाते हैं तो उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ती है। आपने बुनकर वगैरह देखे होंगे, बुनकरों के सामने भी बेसिक नीड का अभाव रहता है, बेसिक जो उन्हें चाहिए होता है, बेसिक चीज़ें, वो उनका अभाव रहता है। तो ये कुछ समूह हैं जिनकी अपनी समस्याएं हैं। तो कई बार सरकार क्या प्रयास करती है, इन समूहों को कर्ज के कुछ चक्र से निकालने के लिए, इन समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए उन पर्टिकुलर समूह पर फोकस करती है। तो लघु कृषक विकास संस्था, सीमांत किसान विकास संस्था आदि कुछ लक्ष्य समूह कार्यक्रम के उदाहरण हैं। भारत की जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी 1992 से लेकर 97 के बीच में रही है। इसमें पर्वतीय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया। यानी कि जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, इस पंचवर्षीय योजना के तहत जो आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्र हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यहाँ पर एक योजना तैयार की गई थी। यहाँ पर एक हल्का सा परिचय नीति आयोग का दिया गया है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो देश की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आपने इतिहास पढ़ा ही होगा, हम लोगों ने विभाजन की त्रासदी को झेला था। उस समय लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार थे, लाखों की संख्या में देखा जाए लोग अपने घरों से विहीन थे, क्योंकि बहुत सारे लोग शरणार्थियों के रूप में पाकिस्तान से भारत में आए थे, उनको भी रखना था। देश में एग्रीकल्चर की जो हालत थी बहुत ज़्यादा डाउन थी, कृषि में उत्पादन ना के बराबर हो रहा था। इसके अलावा कोई ठोस उद्योग धंधे भी नहीं थे। तो सरकार के सामने संकट बहुत ज़्यादा था कि कैसे हमें एक देश को आगे ले जाना है, कैसे हमें इस देश को जो है इन सब समस्याओं से उबारना है। इसी को ध्यान में रखकर सबसे पहले हमारे यहाँ 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का काम ये था कि उसे जो है विभिन्न सेक्टर्स, जहाँ जहाँ पर उसे लग रहा था यहाँ पर ये कमी है, उसको लेकर प्लानिंग तैयार करनी थी और उसको सरकार को एडवाइस करनी थी ताकि सरकार डिसीजन लेकर वहाँ पर सुधार कर सके। तो ऐसा होता भी है। स्टार्टिंग में नीति निर्माता जो थे उनका मानना ये था कि डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है वो टॉप लेवल पर रखी जाए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर रखी जाए, क्योंकि उन्हें लगता था अगर नीचे लेवल पर अगर हम डिसीजन लेवल की जो वो है प्रोसेस छोड़ देंगे तो हो सकता है लोअर लेवल के लोग बेहतर तरीके से काम ना कर पाएं, लोअर लेवल के लोग जो पक्षपात करें। तो इसी वजह से स्टार्टिंग में नीति निर्माताओं ने जो डिसीजन मेकिंग है वो टॉप लेवल पर रखी, सेंट्रल लेवल पर रखी। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, लेकिन धीरे धीरे विकेंद्रीकृत बहुस्तरीय योजनाओं की ओर कदम बढ़ाए गए। केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी जो थी योजना आयोग की थी, परंतु 1 जनवरी सन 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। नीति आयोग का काम क्या है वो बताया गया है। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को युक्तिगत तथा तकनीकी सलाह देने के लिए भारत के आर्थिक नीति निर्माण में
राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति आयोग स्थापित किया गया। ये क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेता, ये एडवाइस करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विभिन्न जो सेक्टर हैं, विभिन्न जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है या कुछ कुछ दिक्कतें हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ये एडवाइस करता है कि यहाँ पर ये स्कीम चलाई जानी चाहिए, यहाँ पर ये किया जाना चाहिए। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकारें इसकी जो अनुशंसाएं होती हैं उसको मानती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग उसमें फेरबदल भी करती हैं। अब यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में बात की गई है। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले, जिसमें कि उस समय उत्तराखंड भी शामिल था, उस समय अविभाजित उत्तर प्रदेश था, मेघर पहाड़ी और असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियां, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु के नीलगिरी आदि, कुल मिलाकर इसमें कुल 15 जिले उसमें शामिल हैं। फिर 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर जो राष्ट्रीय समिति है, इसने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की है जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उपयोजना लागू नहीं की गई है, तो उन सभी क्षेत्रों को इसमें शामिल करने की इसने सिफारिश की है। पहाड़ी क्षेत्र के विस्तृत विकास की योजनाएं इनके स्थलाकृतिक, पारिस्थितिकीय, सामाजिक और आर्थिक दिशाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई। यानी यहाँ पर जो जो चीजें थी उनको ध्यान में रखकर यहाँ की योजनाएं बनाई गई। जैसे कि यहाँ के लोगों के लिए बागवानी का विकास करना, रोपड़ कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु और ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए यहाँ पर फोकस किया गया है। तो ये कार्यक्रम जो है ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने के उद्देश्य से बनाए गए थे। अब यहाँ पर सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में बात की गई है। देखिए, इस कार्यक्रम की स्टार्टिंग 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसके कार्य क्षेत्र में और ज्यादा विस्तार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना था और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना था। प्रारंभ में इस कार्यक्रम में सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया है। यानी स्टार्टिंग में क्या किया गया है, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिविल निर्माण कार्य करवाए गए हैं जिनमें मजदूर की भूमिका के रूप में लोगों को रोजगार दिया गया है। लेकिन बाद में इसमें सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रमों, वनीकरण, चारागाह विकास और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना पर इसमें जोर दिया गया है। 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिलों की पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की। यानी 67 जिले या तो पूर्ण रूप से या तो आंशिक रूप से सूखा संभावित जिले हैं। 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि कोई क्षेत्र अगर 30% से कम सिंचित है तो सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। इसका मापदंड लेकर यहाँ पर सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया गया है। भारत में सूखा संभावित क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी एमपी, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार और तमिलनाडु की उच्च भूमि तथा आंतरिक भाग के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में फैले हुए हैं। आगे यहाँ पर एक केस स्टडी दी गई है जिसमें भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, भरमौर जनजाति क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें शामिल हैं। भरमौर और होली इसमें शामिल हैं और यह जो है 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजाति क्षेत्र का इसको दर्जा दिया गया है। इस क्षेत्र में प्रमुखतः गद्दी जनजाति समुदाय का निवास है और गद्दी लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गद्दी लोग ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास का हम लोग जानते हैं कि सर्दियों के सीजन में जिस समय पहाड़ों पर बर्फबारी होती है उस समय ये मैदान में आ जाते हैं और गर्मियों के सीजन में पुनः ये पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर चले जाते हैं और ये लोग जो है गद्दियाली भाषा में बात करते हैं। इस क्षेत्र के उत्तर में पीर पंजाल और दक्षिण में धौलाधार की पर्वत श्रेणियां हैं। पूर्व में धौलाधार श्रेणी का फैलाव रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल श्रेणी से मिलता है। इस क्षेत्र में रावी और इसकी सहायक नदियां बुड़ील और टुंडेन बहती हैं। ये नदियां जो है इस पहाड़ी प्रदेश को 4 भूखंडों में होली, खड़ी, कुगती और दुंडा में विभाजित करती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये टुंडा क्षेत्र है, कुगती क्षेत्र है, खाड़ी क्षेत्र है और ये वाला होली क्षेत्र है। ये 4 क्षेत्रों में इसको डिवाइड किया गया है। 2011 के सेंसस के अनुसार जो भरमौर उपमंडल है, यहाँ की जनसंख्या 39,113 थी। यानी यहाँ पर जो घनत्व है वो 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये जो भरमौर उपमंडल है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ इलाका है। 1970 के दशक में गद्दी लोगों को यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया है और 1974 में 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसके अंतर्गत जनजातीय योजना प्रारंभ हुई है और भरमौर को हिमाचल प्रदेश में 5 में से एक समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का दर्जा मिला है। यहाँ पर देखिए, दिक्कत यहाँ पर यही थी क्योंकि ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं और सर्दियों के सीजन में इनके पास कोई रोजगार होता नहीं है तो मैदानों में आ जाते हैं। फिर जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं तो गर्मियों फिर से ऊपर पहाड़ियों पहुंच जाते हैं। तो ऐसे करके इनका जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। तो यहाँ पर उद्देश्य यही है कि इनके जीवन स्तर में सुधार करना है और भरमौर में और हिमाचल प्रदेश के जो अन्य भाग हैं जिनके बीच में एक अंतर है, विकास का जो अंतर है उसको कम करना है क्योंकि यहाँ पे विकास बहुत कम हुआ है, उस अंतर को यहाँ पर कम करना है।
देखिए, इस योजना के अंतर्गत परिवहन और संचार, कृषि और से संबंधित क्रियाओं और सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता यहाँ पर दी गई। होली और खड़ी क्षेत्रों में रावी नदी के साथ जो बसे गांव हैं, यहाँ पर अवसंरचना विकास से सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। वहीं दूसरी ओर दुंडा और कुगती जैसे जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो दूर दराज के गांव हैं, वो भी इस विकास की परिधि से बाहर रहे हैं। इस क्षेत्र में स्त्री साक्षरता जो है 1971 में 1.88% थी, जो कि 2011 में बढ़कर 65% हो गई है। यानी यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर प्रगति भी हुई है, ऐसा नहीं है प्रगति नहीं हुई है। 1971 की जो सेंसस है उसमें यहाँ पर जो महिला साक्षरता दर थी वो बहुत कम थी, 1.88% थी। अब ये जो है 2011 के सेंसस में 65% हो गई है। गद्दियों की अगर हम परंपरागत जीवन की बात करें तो परंपरागत इनकी अर्थव्यवस्था का स्रोत जो है जीवन निर्वाह कृषि है, पशुचारण पर आधारित अर्थव्यवस्था है, जिसमें ये खाद्यान्न और पशुओं के उत्पादन पर यहाँ पे बल दिया जाता है। यानी इनके पास रोजगार के कोई अन्य साधन तो है नहीं, अपना जीवन ये परंपरागत तरीके से जी रहे हैं, पशुओं पर निर्भर हैं और परंपरागत कृषि ये करते हैं। लेकिन 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों के दौरान भरमौर क्षेत्र में दालों और अन्य नकदी फसलों की खेतों में बढ़ोतरी हुई है। यानी इस योजना को लाने के बाद यहाँ पे ये देखा गया है कि यहाँ पर जो लोगों की लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आया है। अब लोग जो हैं दाल वगैरह उगा रहे हैं या फिर अन्य जो नकदी फसलें हैं उनकी भी खेती कर रहे हैं। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में पशुचारण के घटते महत्व को इस बात से आंका जा सकता है कि आज कुल पारिवारिक जो इकाइयां हैं उनका 10वां भाग ही ऋतु प्रवास करता है। नहीं, किसी टाइम में पूरे जो गद्दी लोग थे वो ऋतु प्रवास करते थे, पूरा उनका टोला जो है, पूरा झुंड जो है वो ऋतु प्रवास करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज केवल एक 10वां भाग ही इसका ऋतु प्रवास करता है। लेकिन गद्दी जनजाति के जो लोग हैं वो आज भी आजीविका कमाने के लिए हिमाचल प्रदेश के आसपास के जो इनके आसपास के रीजन है वहां पर प्रवास करते हैं, मजदूरी इत्यादि के लिए वहां पर प्रवास करते हैं। तो यहां पर यह अंतर आया है। अब यहां पर सतत पोषणीय विकास के बारे में बात की गई है। सबसे पहले जान लेते हैं विकास का अर्थ क्या है। अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो वर्तमान संदर्भ में विकास का अर्थ लोगों के कल्याण से है। यानी कहने का मतलब यह है कि लोगों के पास शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध होनी चाहिए, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए, सामाजिक उनका जो स्तर है वो भी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा उनके पास चयन का अधिकार होना चाहिए, यानी जो करना चाह रहे हैं वो कर सकें, और नागरिक अधिकार मौजूद होने चाहिए। अगर ये सब चीज़ें मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि लोगों का विकास हुआ है। लेकिन आज से करीब 100 साल पहले विकास की जो वर्तमान परिभाषा है, ये परिभाषा आज से 100 साल पहले नहीं थी। आज से 100 साल पहले विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि के अर्थ में देखा जाता था। उस समय ऐसा माना जाता था कि अगर किसी देश की जीडीपी ऊपर जा रही है, पर कैपिटा इनकम ऊपर जा रही है और प्रति व्यक्ति उपभोग ऊपर जा रहा है तो उस देश का विकास हो रहा है। हालांकि 1960-70 के दशक तक आते आते विकास की इस तरह की अवधारणा पर सवाल उठाए जाने लगे। अर्थशास्त्रियों ने इस तरह के सवाल उठाए कि मान लीजिए किसी देश की जीडीपी ऊपर जा रही है, पर कैपिटा इनकम भी ऊपर जा रही है, फिर भी उस देश में भुखमरी है, गरीबी है, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों में असमानता फैली हुई है, तो कैसे हम देश को कह देंगे कि ये देश विकास कर रहा है। तो 60-70 के दशक तक आते आते ऐसा महसूस किया जाने लगा कि विकास का केंद्र बिंदु मानव को होना चाहिए और मानव के ऊपर ही सब कुछ फोकस होना चाहिए। अगर मानव का विकास हुआ है, यानी कि जो कुछ आर्थिक वृद्धि हो रही है उससे मानव को अगर लाभ हो रहा है, तभी हम विकास माना जाएगा, अन्यथा विकास नहीं माना जाएगा। तो यहां पर विकास को समझाया गया है कि साधारणतः विकास सबसे अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है। इस समाज विशेष की स्थिति और व्यक्ति ने जो अनुभव किए हैं उसके परिवर्तन की प्रक्रिया से विकास का अर्थ है। मानव इतिहास के लंबे अंतराल में समाज और उसके जैव भौतिक पर्यावरण की निरंतर अंतःक्रिया समाज की स्थिति का निर्धारण करती है। ये मानव जो है अपने आसपास के जैव भौतिक पर्यावरण से इंटरेक्शन करता है और उसी इंटरेक्शन के आधार पर उसकी सामाजिक स्थिति तय होती है। प्रौद्योगिकी और संस्थाएं जो हैं ये मानव पर्यावरण जो अंतःक्रिया है इसको बल प्रदान करती हैं, गति प्रदान करती हैं। यानी प्रौद्योगिकी और जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं मानव निर्माण करता है तो ये सब क्या करती हैं, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया को गति प्रदान करती हैं। वर्तमान सेंस में देखा जाए तो विकास एक बहुआयामी संकल्पना है और अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण में सकारात्मक व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का द्योतक है। यानी वर्तमान कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो वर्तमान में विकास एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, बहुआयामी संकल्पना है, जिसमें अर्थव्यवस्था पर, समाज पर, पर्यावरण में सकारात्मक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का ये द्योतक है। आपने पढ़ा होगा उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो दोनों ओर हो, इस साइड में भी परिवर्तन हो, उस साइड में भी परिवर्तन हो। लेकिन यहाँ पे अनुक्रमी लिखा गया। अनुक्रमी का मतलब ये है कि विकास का मतलब ये नहीं है कि लोगों की जो आज स्थिति है और उससे उन्नत स्थिति हो जाए, फिर से उन्नत स्थिति से वो लोग पुरानी स्थिति में आ जाए, ऐसा नहीं है। विकास का मतलब ये है कि सकारात्मक परिवर्तन हो और एक दिशा में ही परिवर्तन हो। ऐसा ना हो कि आज लोगों के पास पैसा है, 4 दिन बाद पैसा ना रहे, 4 दिन बाद उनकी स्थिति और ज्यादा दयनीय हो जाए, ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ कहा गया है कि अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण में सकारात्मक व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का द्योतक है। विकास की जो संकल्पना है ये गतिक है और इस संकल्पना का प्रादुर्भाव
20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इसका बताया था कि दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत विकास की जो संकल्पना थी ये आर्थिक वृद्धि की पर्याय थी, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग में समय के साथ बढ़ोतरी के रूप में मापा जाता था। 1970 के दशक में पुनर्वितरण के साथ वृद्धि और समानता जैसे वाक्यांश विकास की परिभाषा में शामिल किए गए, क्योंकि उस समय तक आते आते अर्थशास्त्रियों को रियलाइज हुआ कि जो विकास का जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं अपूर्ण है, ये मानव को कवर नहीं कर रहा है। क्योंकि उन्होंने देखा था जिन देशों में जीडीपी ऊपर जा रही थी, जिन देशों में पर कैपिटा इनकम सुधर रही थी, वहां पर बहुत ज़्यादा गरीबी थी, असमानता थी। तो फिर 70 के दशक तक आते आते ये धारणा बनने लगी कि पुनर्वितरण के साथ वृद्धि होनी चाहिए और वृद्धि और समानता पर फोकस दिया जाना चाहिए। 1980 के दशक तक विकास एक बहुआयामी संकल्पना के रूप में उभरा। यानी जो आज वर्तमान में आप विकास देख रहे हैं, ये जो परिभाषा देख रहे हैं विकास की वर्तमान की, तो जो बहुआयामी संकल्पना जो उभरी है वो 1980 के दशक में उभरी है, जिसमें समाज के सभी लोगों के लिए बृहद स्तर पर सामाजिक और भौतिक कल्याण का समावेश शामिल है। विकास की संकल्पना में लोगों के कल्याण और रहने के स्तर, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान अवसर और राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारों से संबंधित मुद्दे इसमें शामिल हैं। अब देखिए, यहां तक तो हमने विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो देख लिया। अब यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत पोषणीय विकास है। आप लोग जानते होंगे कि मानव ने स्टार्टिंग में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो मानव का पूरा पूरा फोकस संसाधनों पर था, खनिज संसाधनों पर था। मानव जो है उनका अंधाधुंध दोहन कर रहा था। लेकिन बाद में ऐसा समझा जाने लगा, बाद में समझ विकसित हुई कि मानव जिस गति से संसाधनों का दोहन कर रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि संसाधन ही समाप्त हो जाएंगे, तब मानव क्या करेगा। तब वहां से फिर सतत पोषणीय विकास की अवधारणा निकली है। तो 1968 में प्रकाशित एयरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम और 1972 में मीडोस और अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ के प्रकाशन ने पर्यावरणविदों की चिंता को और भी गहरा कर दिया। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में विकास के एक नए मॉडल, जिसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है, इसकी शुरुआत हुई। यानी यहां पर लोगों ने फिर फोकस किया है कि मानव जिस गति से प्रगति कर रहा है, जिस गति से मानव आर्थिक विकास कर रहा है, इसमें ये पर्यावरण की उपेक्षा कर रहा है। लेकिन विकास इस तरह से होना चाहिए जिसमें पर्यावरण को भी ध्यान में रखना चाहिए और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के लिए भी संसाधन बचे रहें। पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना 1983 में की, जिसके प्रमुख नॉर्वे की प्रधानमंत्री जो थी गरो हरलेम ब्रटलैंड थी। यानी यहाँ की प्रधानमंत्री नॉर्वे की थी गरो हरलेम ब्रटलैंड, जिस इनकी वजह से जो आयोग बना था उसको ब्रटलैंड आयोग कहा जाता है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, ये 1987 में प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ इसमें बताया गया एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। यानी हमें इस तरह का विकास करना है कि हमारी वर्तमान की जरूरतें भी पूरी हो जाएं और हमारे भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रहें। तो इस अवधारणा को सतत पोषणीय विकास कहा गया। अब यहां पर एक केस स्टडी दी है जिसमें इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के बारे में बात की गई है। देखिए, इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था और ये इंदिरा गांधी नहर जो है भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। आप लोग नहरों में और नदियों में अंतर जानते होंगे। नदियां प्राकृतिक होती हैं और नहरों का निर्माण कृत्रिम तरीके से किया जाता है। 1948 में कंवर सेन द्वारा संकलित ये नहर जो होती परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई थी और ये नहर जो है पंजाब में हरके बांध से निकलती है। राजस्थान के थार मरुस्थल में पाकिस्तान सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर ही बहती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पाकिस्तान सीमा के समानांतर यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा बह रही है। इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर है और यह 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य जो कमान क्षेत्र है इसमें सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी, जैसा कि आप मैप में यहां पर देख पा रहे हैं। इस नहर का जो निर्माण है ये 2 चरणों में किया गया है। चरण 1 का कमान क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले के उत्तरी भाग में पड़ता है। यानी इसका जो उत्तरी पहला वाला चरण है, ये वाला चरण है जिसमें इन क्षेत्रों को कवर किया गया है। यहाँ पर इसका खुदाई वगैरह हुआ है। चरण 2 का कमान क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चुरू जिलों में 14.10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर फैला हुआ है। इंदिरा गांधी नहर तंत्र में सभी लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के बाएं किनारे से निकलती हैं, जबकि मुख्य नहर के दाएं किनारे पर सभी नहरें प्रवाह प्रणाल हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जो लिफ्ट नहर का मतलब क्या होता है? लिफ्ट नहर का मतलब होता है पंप के जरिए पानी किसी और नहर में पहुंचाना, उसे लिफ्ट नहर बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई क्षेत्र ऊंचाई पर होता है, जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र नीचा है और एक क्षेत्र ऊंचा है, तब ऊंचाई पर जो नहर यहाँ पे खोदी गई है, अब इसमें पानी कैसे पहुंचाया जाए? तो इसमें पानी पंपों के जरिए पहुंचाया जाता है, तो इसे लिफ्ट नहर कहा जाता है।
तो यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर जो सभी लिफ्ट नहरें हैं वो इसके मुख्य नहर के बाएं किनारे पर निकलती हैं, जबकि मुख्य नहर के दाएं किनारे पर सभी नहरें प्रवाह प्रणाल हैं, यानी कि प्रवाह के अकॉर्डिंग बहती हैं। अब देखिए जो इंदिरा गांधी नहर है, इस नहर के निकलने से यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के यहाँ के प्रभाव पड़े हैं। यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़े हैं वो यहाँ पे बताया गया कि वनीकरण और चारागार विकास कार्यक्रमों से यहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा हरी भरी हो गई है, लेकिन सघन सिंचाई और जल के अत्यधिक प्रयोग की वजह से जल भराव और मृदा लवणता की दोहरी पर्यावरणीय समस्याएं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ की जो पारंपरिक फसलें हैं चना, बाजरा और ग्वार, इनका स्थान अब यहाँ पर गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया है, यानी कि जो फसलें जिनमें गहन सिंचाई की आवश्यकता होती है वो फसलें यहाँ पे बोई जाने लगी हैं। तो ये प्रभाव यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज तो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।